हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एरिएशन प्रोसेस और स्टिरिंग के बारे में। ठीक है, अभी तक जो है हमने फर्मेंटेशन के से रिलेटेड कुछ जो इससे पहले जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम बात करते हैं एरिएशन प्रोसेस के बारे में। एरिएशन प्रोसेस मतलब क्या है? एयर का प्रोवाइड करना। हमने बताया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, और एरोबिक प्रोसेस के लिए फर्मेंटेशन में क्या चाहिए? एयर चाहिए। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है दैट इज द स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन में हमने कहा था कि स्टरलाइजेशन 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं और उसमें एक स्टरलाइजेशन ऑफ एयर वाला पार्ट भी मैंने इंक्लूड किया था। तो स्टरलाइजेशन ऑफ एयर यानी कि वहां पर हम एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उस एयर को स्टरलाइज भी कर रहे हैं। तो उस एयर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फर्मेंटेशन कैसा है? एरोबिक प्रोसेस है। यानी कि अगर फर्मेंटेशन एरोबिक प्रोसेस है तो वहां पर हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? हमें वहां पर जो है एयर पास करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर एयर पास करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे स्टरलाइज भी करेंगे। लेकिन हम एयर की सप्लाई किसके थ्रू करते हैं? एयर की सप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्पार्जर्स। स्पार्जर्स की मदद से, स्पार्जर जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर को सप्लाई करते हैं, उन्हें हम जो है उनकी मदद से हम एयर को सप्लाई करते हैं इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, और वो एयर स्टरलाइज भी होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कम, अब हम देख लेते हैं कि हमने इसमें बोर्ड पे लिखा क्या है, आखिर उसको भी हम समझ लेते हैं। द स्टरलाइज्ड एयर इज सप्लाइड फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। यानी कि हमने जो एयर ली है वो हम किस तरह से लेंगे? स्टरलाइज, उसे हम एज ए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करेंगे। द एयर कैन बी स्टरलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए फिल्टर। अच्छा, अब एयर को कैसे स्टरलाइज करेंगे? अगर आपको ये एयर को स्टरलाइज कैसे करते हैं तो आप स्टरलाइजेशन प्रोसेस डाल के MS साइंस एकेडमी डालेंगे तो आपको वहां पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एयर को स्टरलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, अब फिल्टर्स में हम जनरली ग्लास वूल यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास वूल, ग्लास फाइबर या कुछ मिनरल स्लैग वूल भी यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, जो स्पार्जर्स होते हैं, स्पार्जर्स जो होंगे उनको उनके पास में क्या किया जाता है कि जो इस तरीके के ग्लास वूल उनको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और जब एयर को पास किया जा रहा है, यहां पर से एयर इनलेट है और यहां से एयर आउटलेट है। ठीक है, और यहां पर ऊपर स्पार्जर्स लगा दिया जाता है। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझाती हूँ कि यहाँ पर एयर इनलेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एयर अंदर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो फर्मेंटर है, ठीक, अब उसमें क्या हो रहा है, ये जो एयर आउटलेट है इससे हम क्या जोड़ देते हैं? स्पार्जर जोड़ देते हैं, और ये जो स्पार्जर है और फिर ये एयर की सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर है वो हमारे पास स्टरलाइज्ड वे में जानी चाहिए, और उस एयर को स्टरलाइज कौन करता है? ग्लास वूल या अलग अलग टाइप के फिल्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लिखा है मैंने, फॉर एयर सप्लाई द स्पार्जर्स आर यूज्ड व्हिच इज केप्ट बिलो इन द फर्मेंटर। तो ये जो एयर की सप्लाई की जाती है स्पार्जर्स की हेल्प से, तो स्पार्जर्स को फर्मेंटर के बिल्कुल नीचे रखा जाता है। नीचे मतलब कि बॉटम साइड की जगह ही चूज की जाती है कि वहां पर ही स्पार्जर्स रखें। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब यहाँ पर कोई फर्मेंटर रखा हुआ है और इसके नीचे साइड पर जब हम कोई स्पार्जर जिसके थ्रू एयर जा रही है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जब एयर यहाँ से जाएगी तो वो सारे प्रोसेस में यानी कि सारे मीडियम में मिक्स होगी प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि अगर एरोबिक फर्मेंटेशन है तो वहां पर पूरी तरीके से एयर का मिक्स होना जरूरी है, और अगर हम ऊपर से करेंगे तो हो सकता है कि वो सुपरफिशियली ही मिक्स हो जाए। लेकिन अगर हम नीचे से करेंगे तो वो पूरी की पूरी जो है एक तरीके का वर्टेक्स फॉर्म होगा, और वर्टेक्स फॉर्म होने से पूरा का पूरा मीडियम मिक्स होगा और वहां पर एयर भी उसके साथ मिक्स होगी। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसलिए कन्वेंशनल साइड हम कहां रखते हैं? स्पार्जर को डाउन साइड पे रखते हैं। ठीक है, कुछ स्पार्जर्स जो होंगे, स्पार्जर्स के 3 टाइप हम पढ़ते हैं, नोजल स्पार्जर, ठीक है, एसपी मतलब स्पार्जर, ठीक है, रिंग या ऑरिफिस स्पार्जर और पोरस स्पार्जर। ठीक है, नोजल स्पार्जर मतलब कि इनमें एक नोजल जैसी स्ट्रक्चर है। नोजल मतलब जो जैसे अगर आपने नल की स्ट्रक्चर देखी है तो ये नल की आप इसी तरीके से टैप बनाते हो, है ना, तो यहाँ पर नोजल की तरह का एक स्पार्जर्स होता है।
यानी कि मेन पाइप से, ये जो मेन पाइप है इससे हम नोजल्स टाइप के स्पार्जर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आइदर सिंगल नोजल। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम जो सेंट्रल पाइप है उससे, ये जो सेंट्रल पाइप जो ऊपर की तरफ जा रहा है उससे या तो हम बहुत सारे नोजल्स अटैच कर दें, जैसे ये है ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम ये इस तरीके के नोजल्स अटैच कर दें, ये इस तरीके के, है ना, ये फर्मेंटर में ऊपर चला जाएगा। और ये हो सकता है कि या तो हम इस तरीके से नोजल्स अटैच कर दें, या हो सकता है कि हम एक ही नोजल से काम चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आइदर वी कैन यूज अ सिंगल नोजल और द क्लस्टर ऑफ नोजल, यानी बहुत सारे नोजल्स यूज कर दें। बहुत ज्यादा बड़ा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा तो वहां पर हम क्लस्टर ऑफ नोजल्स यूज करते हैं, ठीक है। रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल डिलीवरी पाइप, यानी कि एक सेंट्रल डिलीवरी पाइप जो है जहां से एयर आउटलेट हो रही है उससे हम इनको अटैच करते हैं। आइडियली द पाइप शुड बी पोजिशन सेंट्रली बिटवीन द बिलो द इम्पैलर। अभी हम इम्पैलर के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्टीयरिंग प्रोसेस भी पढ़ना है। इम्पैलर जो होता है वो इम्पैलर को ऐसा समझिए एक तरीके की जो है आपकी चम्मच होती है जो कि हिलाने का काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर आप खीर बना रहे हैं या खिचड़ी बना रहे हैं तो वहां पर अगर आप ढंग से उसको चम्मच से हिला रहे हैं, बड़ी करछी या चम्मच से हिला रहे हैं, तो वो एक तरीके का इम्पैलर है आपका, ठीक है। तो जब इम्पैलर ऑटोमेटिकली मोटर से कनेक्टेड होता है और वो हिलता है, लेकिन यहाँ पर इम्पैलर जो है उसको हम जब ऊपर से कनेक्ट करते हैं मोटर से और वो हिलता है, जैसे मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको एकदम ये जैसे ये यहाँ पर ये इम्पैलर है ना, ये इम्पैलर है। तो स्पार्जर जो होगा यहाँ नीचे से जो स्पार्जर हम बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाया जाता है, यानी इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जो स्पार्जर है वो इम्पैलर से टकराए ना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इम्पैलर और स्पार्जर एक दूसरे से टकरा जाए तो प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आइडियली द पाइप शुड बी पोजीशन सेंट्रली बिलो द इम्पैलर, मतलब इम्पैलर के नीचे होना चाहिए, इतना भी नहीं लगा दें कि वो इम्पैलर से ऊपर चला जाए, नहीं तो वो दोनों टकराएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, दैट इज द रिंग और ऑरिफिस स्पार्जर, ठीक है। रिंग और ऑरिफिस यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तरीके का रिंग या स्पार्जर जो है एक तरीके का जो है ये इस तरीके का रिंग टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा, तो ये इसमें क्या हो जाता है, देखिए ये पूरा ढका हुआ रहता है और यहाँ बीच बीच में छेद होता है ना। इसको अगर अपन समझे तो ये इस तरीके से ये बीच बीच में छेद होते हैं। इसको अगर मैं ढंग से समझाऊं, ये ऐसा है ना, ये हो गया, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये अच्छे से ये छेद बना दिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका रिंग या ऑरिफिस, यानी छोटे छोटे ऑरिफिसेस हैं या छेद हैं और उनकी हेल्प से ये यहाँ पर ये एयर प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो रिंग या ऑरिफिस स्पार्जर्स ये मोर एफिशिएंट होते हैं और मोर कॉमनली यूज डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये परफोरेटेड पाइप में, अब हो सकता है कि ये जो परफोरेशन है, ये छेद है, या तो यहाँ पर हम पाइप में भी कर सकते हैं या एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे एक जो है रिंग अटैच करके और उसमें भी हम छेद कर सकते हैं या पोर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ परफोरेटेड पाइप इन द शेप ऑफ रिंग, द परफोरेशन इज इन द 1/4 ऑफ द डायमीटर, यानी कि जो परफोरेशन है, यानी कितना परफोरेशन होना चाहिए, कितना छेद होना चाहिए, उस रिंग के, ये जो रिंग है इसके डायमीटर का 1/4 एरिया कवर करना चाहिए। यानी कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका सपोज द डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका 1/4 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारे ऑरिफिस का छेद मिला के 5 सेंटीमीटर का एरिया कवर हो, ठीक है। यानी जो सारे छेद का एरिया जब अपन मिलाएं तो 5 सेंटीमीटर के बराबर कवर हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा, आपका जो है वो उस जो है यहाँ पर उस सही तरीके से एयर प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। और जो एयर होल्स होते हैं वो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए डायमीटर में, ये क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। जो आपके रिंग ऑरिफिस हैं या आपके रिंग या आपके ऑरिफिस स्पार्जर हैं,
इसमें ये दो तरीके के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक मॉडिफाइड वर्जन। कन्वेंशनल में क्या होता है कि ये जो स्पार्जर, इनके जो छेद हैं वो जो है, ये देखिए यहाँ पर जो स्पार्जर है ऑरिफिस इज फेसिंग अपवर्ड, यानी ये जो छेद है ये ऊपर की तरफ जो है वो आपके फर्मेंटर में दिखाई देते हैं, मतलब कि यानी कि ये नीचे है और ये ऊपर की तरफ जो है हवा फेंक रहे हैं, ऐसे इसको ऐसा समझिए कि ये ऊपर की तरफ हवा फेंक रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल हो गए, ऑरिफिस इज फेसिंग अपवर्ड। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब ये फर्मेंटर मीडिया जो होता है वो इसके अंदर इन छेदों में पूरा का पूरा भर जाता है कई बार, है ना, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है क्योंकि मीडिया पूरे में फैला हुआ है ना, तो वो भर जाएगा। लेकिन तो क्लॉगिंग जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं इसको, अगर सेकेंड वर्जन दैट इज द मॉडिफाइड, तो यहाँ पर जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस वाला यानी छेद वाला एरिया अपन ने नीचे कर दिया। अब ये सेंट्रल पाइप है, सेंट्रल पाइप से ये छेद ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो देखिए मैं इसको यहां बना के बताती हूं आपको, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, है ना। अब ये जो है ये आपके या ये जहां यहां जो है ना, इस तरीके से समझिए इसको, ये है ना, ये तो ये जो है ये आपका ये यहां से एयर आ रही है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये फिर एयर ऊपर चली जाएगी, ये फिर यहां से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो क्लॉगिंग है, जो यहाँ ऊपर की तरफ जो क्लॉगिंग हो रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है। तो मॉडिफाइड टाइप में क्या होता है, ऑरिफिस इज फेसिंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड हो जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द पोरस स्पार्जर। पोरस मतलब पोरस वर्ड क्या कह रहा है कि इनके अंदर कहीं छेद हैं, भाई ऑब्वियसली स्पार्जर है तो जो है छेद तो होंगे तभी तो एयर सप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इनके अंदर जो है थोड़ा सा पोरोसिटी होती है। यहाँ पर इट कंस्ट्रक्टेड बाय द सेंटर्ड ग्लास, सेरेमिक, मेटल, सेरेमिक्स और मेटल, ये किस किस के बने होते हैं, सेंटर्ड ग्लास, सेरेमिक्स और मेटल के बने होते हैं। यहाँ इनकी जो होती है एडिशन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। देखिए इसमें होता क्या है, जो पोरस स्पार्जर्स होते हैं वो इस तरीके से, पोरस स्पार्जर में एक सेंट्रल पाइप होता है और इससे यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर जुड़ा होता है और फिर उसमें छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और रिंग में रिंग बनी होती है और फिर छेद होता है। पोरस में एक ब्लॉक होता है और फिर छेद होता है। तो यहाँ पर जो एयर आ रही है फिर ये एयर इस तरीके से जाती है, एयर इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोरस स्पार्जर्स जो होते हैं वो पोरस स्पार्जर्स किससे बने हुए रहते हैं, ये जनरली सेंटर्ड ग्लास, सेरेमिक्स और मेटल के बने होते हैं और इनकी एरिएशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इनमें जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वहाँ पर एयर जो होता है बहुत हाई प्रेशर से अंदर जाती है। यहाँ पर हमारा एरिएशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टिरिंग प्रोसेस। स्टिरिंग के अंदर हमें एजिटेशन पढ़ना है। एजिटेशन मतलब मिक्सिंग, यानी कि कैसे और किस डिवाइस के थ्रू हम फर्मेंटेशन मीडिया को पूरा मिक्स कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टिरिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजिटेशन या स्टिरिंग की। स्टिरिंग मतलब होता है कि कंटिन्यूसली किसी चीज़ को हिलाना या ये हम कह सकते हैं कि अच्छे से मिलाना, ठीक है। तो अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूसली स्टिरिंग और एजिटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो वहाँ पर जो मीडिया है वो माइक्रोबियल पार्ट से ढंग से अटैच नहीं हो पाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल उतने पार्ट को कन्वर्ट कर देंगे जितने के वो कांटेक्ट में है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आप चीज़ पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं और आपने उसको ढंग से हिलाना या नहीं तो नीचे के केवल जो सीधे गैस के कांटेक्ट में है केवल उतना पार्ट जो है ढंग से कुक हो पाएगा, अदरवाइज ऊपर के पार्ट में कुकिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ढंग से प्रॉपरली एजिटेशन या स्टिरिंग करना ज़रूरी है। तो सेम उसी तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी जो आपका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो मीडिया रहता है उस मीडिया के अंदर उस मीडिया को ये जो इम्पेलर की हेल्प से जो है ढंग से कहीं ना कहीं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो एजिटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कोई चम्मच लेके तो हिलाएंगे नहीं, तो वहाँ पर एजिटेटर या इम्पेलर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इम्पेलर या एजिटेटर जो होते हैं, सपोज ये एजिटेटर या इम्पेलर है, ये ऊपर मोटर से अटैच होता है, ठीक है। और इम्पेलर
बेसिकली क्या होगा, एक फ्लैट डिस्क होगी, यानी कि एक डिस्क है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट कि ये एक डिस्क है और डिस्क से बहुत सारी जो है ब्लेड्स लगी हुई हैं और वो ब्लेड घूम रही हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर, ठीक है। और जो मोटर होती है वो वहां पर उसका आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट फिक्स होता है, ठीक है। अगर आपने मेरे फर्मेंटेशन वाले प्रीवियस लेक्चर पढ़े हो तो मैंने वहां पे कहा था कि अगर मीडिया ज्यादा है तो आरपीएम कम होगा, अगर मीडियम कम है तो आरपीएम ज्यादा होगा। यानी कि अगर वहां पर जो है मीडिया का क्वांटिटी ज्यादा है, अगर मीडिया का क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें इम्पेलर, अगर मीडिया ज्यादा है तो इम्पेलर स्लो स्पीड में हम रन कराएंगे, यानी इसका जो रोटेशन पर मिनट है वो क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको बहुत तेज तेज घुमाया तो वो पूरा मीडिया बाहर की तरफ जो है फैलने लगेगा और वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस का कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर मीडिया ज्यादा है तो इम्पेलर जो जिस मोटर से अटैच्ड है तो वहां पर आरपीएम स्लो रखते हैं, और अगर मीडिया कम है, लेस है, तो इम्पेलर जो होगा थोड़ा सा उसका स्पीड ज्यादा होगा, यानी आरपीएम मोर होगा, ठीक है, ताकि वो तेजी से घूम सके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को समझिए कि अगर पूरे भगोने में खीर भरी हुई है और आपने बहुत तेज करछी से या चम्मच से हिलाया तो पूरी खीर फैल जानी है आपकी, लेकिन अगर आपकी खीर कम है तो आप उसको ज्यादा तेजी से हिला सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज, वही फंडामेंटल आपको यहाँ यूज करना है। अब यहाँ पर जो है, जो आपका एजिटेशन या स्टिरिंग है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा है कि वो डिस्क से नंबर ऑफ ब्लेड्स अटैच रहती हैं और वो सब राइट एंगल पे होती हैं। राइट एंगल मतलब कि जनरली अगर जो डिस्क है वो आपकी सेंट्रल मतलब कि आपकी सर्कुलर शेप है, और सर्कुलर से जो भी आपकी रेडियस निकलती है वो कौन सा एंगल पे होती है, 90 डिग्री। तो इस तरीके की जो ब्लेड्स होती हैं वो आपके 90, इसको अपन ऐसा मानते हैं कि अप्रॉक्स 90 डिग्री पे जो होती है वो ब्लेड्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए डिस्क पे। अब यहाँ पर जो डिस्क है वो किससे अटैच होती है, शाफ्ट से, और वो शाफ्ट मोटर के थ्रू रोटेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है पैरामीटर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी इम्पेलर को डिजाइन करने के लिए। अगर हम ओवरऑल इम्पेलर का डायमीटर लें, यानी कि हमें ओवरऑल इम्पेलर का डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालते हैं 2/5 ऑफ वेसल डायमीटर। यानी सपोज दैट वेसल का डायमीटर 1000 लीटर है तो यहाँ पर इम्पेलर का कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 5×10 यानी 400 मीटर, यानी कि 400 लीटर के आसपास। उसको आप मिलीमीटर से फिर लीटर को फिर फाइनली मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेसल का डायमीटर से हम इम्पेलर का डायमीटर निकालते हैं। भाई ये डाटा हमें क्यों चाहिए, ये डाटा हमें इसलिए चाहिए ताकि फर्मेंटर के हिसाब से एंड मीडिया के हिसाब से हम इम्पेलर को डिजाइन कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल डिस्क का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो हमारी डिस्क है, ये जो हमारी डिस्क है उसको हम कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ ओवरऑल इम्पेलर डायमीटर, और इम्पेलर डायमीटर कैसे निकाला, वेसल डायमीटर का 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो ब्लेड लेंथ है, ऐसा नहीं है कि मन से कितने भी 2 मीटर की लगा दो, 10 सेंटीमीटर की लगा दो, इसमें जो ब्लेड है उनको हम प्रॉपर तरीके से अटैच करते हैं और उसकी लेंथ को भी डिटरमाइन करते हैं। और ब्लेड लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, 1/4 ऑफ ओवरऑल डायमीटर ऑफ इम्पेलर, यानी इम्पेलर के डायमीटर से 1/4 अगर हम लेंगे तो हमारी ब्लेड की लेंथ निकल आएगी, यानी कि हमें एक ब्लेड की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो है इम्पेलर डायमीटर कैसा निकल के आया, वेसल डायमीटर के 2/5 से। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ब्लेड की विड्थ कितनी लेनी है, 1/5 ऑफ ओवरऑल डायमीटर ऑफ इम्पेलर, यानी कि जो इम्पेलर की डायमीटर से ओवरऑल डायमीटर्स का जो 1/5 पार्ट है उससे हम जो है ब्लेड की विड्थ निकालते हैं। अब हम बात करें कि कैसे इम्पेलर के या इम्पेलर्स के अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ आपके जो है डिस्क टाइप का होता है, कुछ टरबाइन, कुछ जो है आपका मैराइन प्रोपेलर्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें हम अब फटाफट से उनके टाइप देख लेते हैं। डिस्क टाइप में यहाँ पर एक डिस्क बनी होती है और उससे ब्लेड अटैच होती है। यहाँ पर डिस्क, इसको हमने टरबाइन वर्ड भी यूज किया है तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर डिस्क टरबाइन जो है वो यानी कि एक ब्लेड, एक डिस्क होगी। अब वो डिस्क या तो सर्कुलर शेप भी हो सकती है
या आपके रेक्टेंगल शेप भी हो सकती है, ठीक है, और उससे यहाँ पर या तो 2 ब्लेड्स या 2 से ज़्यादा ब्लेड अटैच हो सकती है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द वेंड डिस्क टर्बाइन या वेंड डिस्क आपका इम्पैलर। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो आपका यहाँ पर जो डिस्क होती है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर डिस्क है, उससे ही डायरेक्टली 2 छोटे छोटे आपके वो कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप की 2 ब्लेड्स अटैच होती है, उसे हम वेंड डिस्क टर्बाइन या इम्पैलर बोलते हैं। नाउ ओपन टर्बाइन के अंदर यहाँ पर जो है ये सिंपल एक डिस्क होती है और उससे 4-5 ब्लेड्स अटैच होती हैं, ठीक है। या सिंपल अगर हम इसको लाइन शेप में बोलना चाहें तो लाइन के साथ 2 बड़ी और एक छोटी ब्लेड अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद मैराइन प्रोपेलर या मैराइन टर्बाइन या मैराइन इम्पैलर, इसके अंदर जो होगा आपका वो आपके डंबल शेप जैसा होता है कि यहाँ पर 2 बड़ी ब्लेड्स और विद एक बहुत छोटी ब्लेड जो होती है वो आपकी पतली डिस्क से अटैच होती है, ठीक है। तो एजिटेशन या स्टीयरिंग का काम क्या है, अगर हम उसके फंक्शन देखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट एजिटेशन और स्टीयरिंग, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं फटाफट से। फंक्शन क्या है, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, अगर मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो क्या होगा, फर्मेंटेशन स्मूथली होगा, फॉर स्मूथ फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, इसको हम ऐसा डाल सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। दूसरी बात ये है कि अगर इम्पैलर उसको प्रॉपर मिक्सिंग करेगा तो वहाँ पर जो है कंप्लीट मीडिया कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, उसके लिए भी जो है एजिटेशन ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एयर्स होती हैं, जो एयर है स्पार्जर के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस एयर को भी कहीं ना कहीं प्रॉपरली मिक्सिंग करने में किसका कहाँ हाथ होता है, इम्पैलर का, फॉर मिक्सिंग द एयर, ठीक है। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे कि जो है जब हम फर्मेंटर का पूरा डायग्राम समझेंगे आपके पूरे उसमें फर्मेंटर के अंदर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम जो है इम्पैलर जब रोटेट करता है या आपका स्पार्जर जब रोटेट करता है मीडिया को, तो वहाँ पर वर्टेक्स फॉर्मेशन होते हैं। वर्टेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, वर्टेक्स फॉर्मेशन होता है कि एक तरह का घूम बनता है, यानी कि अगर हम बहुत तेज हिलाएंगे किसी चीज़ को तो एक तरीके का ऐसा चक्र जैसा बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो इम्पैलर्स होते हैं ये उस वर्टेक्स को कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा बैफल्स जो होंगे वो भी कंट्रोल करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसकी अभी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन फंक्शंस यही होते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग, फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्मूथली करना, एयर को रोटेट कर, एयर को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, और प्रोडक्ट और आपका जो सबस्ट्रेट है उसको जो है प्रॉपरली सेपरेट रखना, ताकि कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्ट जो नीचे बैठा हुआ है उसको फाइनली वो रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ तक जो यहाँ पर हमारा टॉपिक एजिटेशन कंप्लीट होता है। आपके नोट्स जो हैं वो डाउनलोड जो है आज वायरल वैक्सीन वाला जो नोट्स है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है, आई थिंक अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। और जो भी आपको उसके नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।